ज्यादा पावरफुल होता है। हम देख सकते हैं कि वो पूरी प्लेस ही यहाँ पर सेटल्ड हो जाती है, लेकिन अपने सारे डिफेंस को यहाँ पर एक्टिवेट करने के कारण हमारे एमसी को मतलब कि किंग को यहाँ पर एक माना शील्ड का ट्रेड मिल जाता है और उसी शील्ड के कारण वो यहाँ पर बच जाता है। वो कहता है कि माना बैरियर और प्रोडक्ट को कंबाइन करने के बाद मैंने एक नया ट्रेड को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है जो कि माना शील्ड है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हम देखते हैं वो सोचने लगता है वन विद अ स्वॉर्ड के एक ही अटैक के कारण मैं तो यहाँ पर मारे जाने वाला था, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वो बंदा अपने ज्यादा ही माना को यूज करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था। वो अपने माना को एग्जॉस्ट कर चुका था और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो सोचता है ये बंदा ऑलमोस्ट मुझे मारने ही वाला था, लेकिन जरा इसे देखो वो इतने आसानी से यहाँ पर सोने लगा। मुझे तो काफी ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन अवेकनिंग के पहले उसने यहाँ पर काफी ज्यादा माना को इकट्ठा करके रखा था, इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए बाहर से कर चला गया था। और वो हमें बताता है गेम के अंदर जो सीओ बूजिन है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसकी रैंक यहाँ पर डबल SR होती है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसके जो वॉरियर के अवेकनिंग होती है ना कि वो प्लादिन के जैसी होती है। तो इसे एक ट्रेड मिल जाता है जो कि वन विद अ स्वॉर्ड होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा लगता है मैंने यहाँ पर एक जो मॉन्स्टरस वॉरियर है उसे क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जो सीओ विजन था उसकी अवेकनिंग यहाँ पर एक प्लादिन के जैसी होनी थी ना कि यहाँ पर वॉरियर के जैसा, लेकिन वह उसे यहाँ पर उठाकर जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज का पता नहीं है कि ये चेंज जो है वो फ्यूचर में कितना ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। जो स्टोरी है यहाँ पर गेम की वो कितनी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो गाय है वो यहाँ पर सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है जिसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है और साथ ही में वो अपने फेवर को यहाँ पर ओन करता है। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक कमरे में रेस्ट करने के लिए रख दिया जाता है। उसके जो पेरेंट्स थे वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, हमारा जो बूजन है वो डिवाइन वाली यहाँ पर जो डिवाइन फीवर है उससे ओवरकम कर चुका है। वो दोनों ही यहाँ पर वॉरियर किंग का यहाँ पर काफी ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं, लेकिन वॉरियर किंग यहाँ पर कहता है नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे कहा था यहाँ पर मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा, इसमें थैंक यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो वॉरियर किंग और जो डायरेक्टर चोई होते हैं उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा यहाँ पर फनी लग रहे थे। जो डायरेक्टर चोई था वो तो बिल्कुल यहाँ पर एक पेट के तरीके से बिहेव करने लगता है। वो कहता है मुझे भी पता था कि तुम यहाँ पर इस चीज को जरूर कर लोगे। तभी यहाँ पर जो सीओ बूजन की मदर होती है वो सीओ बूजन को देखकर कहने लगती है ये काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब से हमने उसे इतने आराम से इतने ज्यादा रिलैक्स होते हुए सोते हुए देखा है। इस जो डेप्थ है उसे हम कभी भी तुम्हें पूरा नहीं चुका पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ही मुस्कुराते हैं और जो यहाँ पर सीईओ होता है वो कहने लगता है हमने तुम्हारे से जो प्रॉमिस किया था मतलब कि नेक्टर और जो मेमोरी चिप होने वाली है माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप की, उसके साथ साथ हम तुम्हें जो एडिशनल फीस है वो भी देना चाहेंगे। लेकिन जो वॉरियर किंग था वो संकोच करने लगता है और कहता है नहीं नहीं, आपको इतनी ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सीईओ था वो कहने लगता है प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ये एक 1 मिलियन बोन का मनी रिवॉर्ड है। इवन दो ये काफी ज्यादा स्मॉल है, जो कुछ भी तुमने किया है उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा एमसी 1 बिलियन को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहने लगता है भगवान इतनी बड़ी जो मनी है उसे तो मुझे रिवाइव करने में काफी ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसे मुझे एक्सेप्ट करने लेना चाहिए। और उसके मन में तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लोग कार में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो डायरेक्टर चॉई होता है वो कहने लगता है मिस्टर वॉरियर आज का तो हमारा दिन था वो काफी ज्यादा जैकपॉट से भरा था, उन्हें जो चिप थी और नेक्टर था वो दोनों ही यहाँ पर मिल जाते हैं। वॉरियर किंग कहने लगता है हाँ ये काफी ज्यादा दोनों ही अमेजिंग लग रहे हैं। और डायरेक्टर चॉई कहने लगता है क्या तुम जो नेक्टर है उसे अभी यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाले हो। वॉरियर किंग कहता है कि यहाँ पर मुझे इसे करना ही होगा, मेरे पास और भी ज्यादा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। डायरेक्टर चॉई कहने लगता है मैं तुम्हारी बातों को यहाँ पर समझ सकता हूँ कि तुम जो ओल्ड फादर ऑर्डर है उनकी जो अटेंशन है उसे ग्रैब करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, और ना कि उनकी जिसने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर लगे हुए रिवॉर्ड के बारे में यहाँ पर सुन लिया है। लेकिन ये काफी ज्यादा सेम की बात है, अगर तुम इस नेक्टर को रिफाइन कर लोगे और कंज्यूम करोगे तो ये तुम्हारे माना को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देगा और तुम्हारी पावर जितना अभी बढ़नी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती। किम कहने लगता है ये सही बात है और वो सोचता है अगर मैं उसे यहाँ पर रिफाइन करके ड्रिंक करूंगा तो वह अपने सुपर ह्यूमन लेवल को काफी ज्यादा लेवल तक बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए उसे यहाँ पर काफी ज्यादा डिवाइन फीवर को यहाँ पर झेलना पड़ेगा और वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक होटल के पास आ जाते हैं और डायरेक्टर चोई उसे छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जाते हुए डायरेक्टर चोई कहता है कि यहाँ पर इस चीज को जरूर से ध्यान रखूंगा, अगर मुझे कोई इक्विपमेंट मिल जाता है यहाँ पर जो नेक्टर को रिफाइन कर सके तो इस बारे में यहाँ पर तुम जरूर से सोचिएगा। तो वो भी कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बारे में जरूर से सोचूंगा। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो किम था वो तुरंत ही नेक्टर को खोल लेता है और कहता है कि यहाँ पर मैं इसको अभी ड्रिंक करने वाला हूँ, मैं किसी के लिए भी नहीं रुकने वाला। और मैंने यहाँ पर जो आर्केनाइन सोल के अंदर अभी जो डियर वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो मैंने यहाँ पर सीख लिया है मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, और मुझे यहाँ पर ये गारंटी भी नहीं है जो डायरेक्टर चोई है वो मुझे यहाँ पर कभी भी धोखा नहीं देगा। हम देखते हैं जो वॉरियर किंग था वो अपने ड्रग एडिक्शन, माना एब्जॉर्प्शन और पॉइजन डिफिशियंसी सभी ऐसे ट्रेड को मैक्सिमम मतलब कि जो ऐसे ट्रेड को इक्विप कर लेता है जो नेक्टर के इफेक्ट को यहाँ पर काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर दे और उसे यहाँ पर पी लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी के अंदर नेक्टर का असर होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि वो उसके बॉडी के अंदर जो फाइबर मसल्स मौजूद हैं वो बार बार यहाँ पर टूट रहे हैं और फिर से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मेरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो रही है। ये इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ माना
ना मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर स्टोर हो रहा है उसे, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन फाइनली वो उस पेन को ओवरकम करने के बाद सुपर ह्यूमन लेवल 2 पर पहुंच जाता है, जिसकी पावर को महसूस कर वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है मैं यहाँ पर लेवल अप हो चुका हूँ, और साथ ही में उसने यहाँ पर जो डिवाइन फीवर है उसे भी यहाँ पर ओवरकम कर लिया था, और उसे एक ट्रेड मिल जाता है जो कि ब्लैक फ्लेम का था, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा कूल थी। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बताता है कि ब्लैक फ्लेम मेरे यहाँ पर ट्रेड में ऐड होने के बाद माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैन को जब मैं लर्न कर लूंगा तो वो काफी ज्यादा कूल और मेरी पावर को यहाँ पर बढ़ा देगा, और अगर मैं इन दोनों ट्रेड को यहाँ पर काफी ज्यादा मैक्स लेवल तक पहुंचा देता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तभी उसके फोन पर मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन वो कहता है डायरेक्टर चोई आखिरकार ये सडनली मेरे को क्यों फोन कर रहा है। लेकिन वो वहां से ट्रेन करने के लिए जाने लगता है, लेकिन मैसेज काफी ज्यादा घने आने लगते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार क्या है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है ये कितना ज्यादा नॉइजी है, आखिरकार इतनी क्या ज्यादा जल्दी हो चुकी है। हम देखते हैं डायरेक्टर चोई ने उसे काफी ज्यादा मैसेज भेजे हुए होते हैं। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या नॉनसेंस है, इतने ज्यादा मैसेज, ये तो बिल्कुल काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा है। लेकिन तभी वो कुछ चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है आखिरकार क्या है। उस मैसेज के अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ होता है जिसमें लिखा था रन अवे, जो ड्रैगर गैंग है वो तुम्हारे पीछे आ रही है। वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक था, और वो बताता है इन सारे टेक्स्ट के अंदर उसने एक सीक्रेट मैसेज को यहाँ पर देखा है, मतलब कि भेजा है। जो डैगर गैंग है वो यहाँ पर आयरन फिस्ट गैंग की राइवल हुआ करती है, मतलब कि वो उनके अपोजिशन में काम किया करती है। जो डायरेक्टर चोई था उसने मुझे बिल्कुल भी बेट्रे नहीं किया, उसने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म भी किया है, और उसे लगने लगता है कि जो डायरेक्टर चोई है वो पक्का से यहाँ पर पकड़ा गया है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इतनी जल्दी लीक कैसे हो सकती है। वो तो मेरे लिए इक्विपमेंट को रिपेयर करने के बारे में सोच रहा था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहता है आर्क-9 सोल के अंदर मुझे इन सारी चीजों को पहले से ही इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जो मुझे नेक्टर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और सारी अपने जो आर्क-9 सोल के अंदर सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी अपनी होती है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी एक सुनसान गली के अंदर हम देखते हैं काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर डायरेक्टर चोई को पकड़ कर रखा था, और वो बताता है ये मिस्टर काफी ज्यादा सब्बर्न है, इतने ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी इसने यहाँ पर अभी तक जो सुपर ह्यूमन रुकी है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। डायरेक्टर चोई कहने लगता है उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता था, चाहे तुम मेरा कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी जो गैंग के मेंबर्स थे वो कहने लगते हैं ऐसा लगता है हमें किसी और तरीके से तुम्हारा मुंह को खुलवाना होगा। एक बंदा एक्स को लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे पहले किस बारे हाथ को काटूं, लेफ्ट या राइट, और एक्स से उसके हाथ को काटने वाला होता है। लेकिन तभी उनका जो मेन गेट था वो किसी ने यहाँ पर उड़ा दिया था। वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक बंदा कहता है बॉस एक कमीना यहाँ पर रेड एंड लॉन्चर से यहाँ पर ग्रेनेड्स को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है हमारे बिल्डिंग के ऊपर। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि बोरेट किंग होता है। वो कहता है डैगर किंग तुमने एक गलत बंदे के साथ यहाँ पर पंगा ले लिया है, और आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। मैं आखिरकार उस बंदे को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने यहाँ पर मेरा प्रॉमिस को रखा है, और उसने मुझे बिल्कुल भी बेट्रे नहीं किया है। आर्क-9 सोल के अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, और इस जैसे क्यूरल वर्ल्ड के अंदर मैं यहाँ पर उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसी कारण से तुम्हारी तो यहाँ पर तबाही आज पक्के से होकर रखेगी, और वो अपनी मिसाइल को यहाँ पर छोड़ने लगता है। एक और मिसाइल के फटने के बाद जो गैंग मेंबर होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा कहाँ से शूट कर रहा है। उस जल्द से जल्द ढूंढने के लिए वो पूरे में फैल जाते हैं। टिम कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था कि जो बिल्डिंग के यहाँ पर टूट जाने के बाद कॉकरोच में से जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पर अलग अलग चले जाते हैं। बिल्डिंग के टूट जाने के बाद ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो, लेकिन आज मुझसे कोई भी नहीं बचने वाला। वो बताता है जो बिल्डिंग तुम्हें नॉर्मल अपार्टमेंट की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन इन्हें मुझसे अच्छे से कोई भी नहीं जानता। ये असल में डैगर गैंग का एक डंजन है जिसे मुझे यहाँ पर क्लियर करना है। वो बताता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डंजन है जिसके अंदर 6 डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग मौजूद होती है। और वो बताता है कि यहाँ पर जो डैगर गैंग का क्वेस्ट होता है वो बिगिनर क्वेस्ट के अंदर एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट माना जाता है, और इसे क्लियर करने के लिए मैं अपनी आंख बंद कर भी इसे क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर पहले बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से रट लिया था। इसके बाद वो उस डंजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर चला जाता है। कुछ लोगों को देखते हैं वो कहने लगते हैं ये अटैक करने के लिए हमें पक्का भरोसा है जो आयरन फिस्ट गैंग है उसी के मेंबर्स होने चाहिए। वो इतने ज्यादा कैपेबल है कि वो इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। वो ऐसे ही बात करके जा रहे थे, तभी एक बंदा यहाँ पर उसे शक होता है और वो देखने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह को कोई पकड़ लेता है, और जो वॉरियर किंग था वो एक ही बार में उसे जमीन में लटा देता है, और वो बंदा यहीं पर माना जाता है। वो बताता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आने के पहले उसने यहाँ पर जो उसके सारे ट्रेट होते हैं वो इस डंजन के लिए अकॉर्डिंग में यहाँ पर सेट कर लिए होते हैं, और इसके लिए उसे फाइटिंग और जो स्टील था दोनों को मिक्स कर लिया होता है। तुम जैसे जो यहाँ पर मूर्ख जो डंजन गैंगस्टर है वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है और कहता है कि मुझे इसके अंदर के जो सीक्रेट एंट्रेंस है वो भी मालूम है। वो एक प्लेस के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्बैक्ट है उसे अवॉइड करना होगा। वो छुपते छुपाते यहाँ पर जाने लगता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है, और अनाउंसमेंट के द्वारा सभी को यहाँ पर बता दिया जाता है कि एनिमी यहाँ पर आ चुका है, ये इमरजेंसी है, किसी ने हमारे बिल्डिंग के अंदर घुसपैठ कर दी है। एमसी कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही जल्दी है, उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी
फाइंड कर लिया वो एक दरवाजे के पीछे मौजूद था और उस दरबारे के पीछे हमें बताते हैं बहुत सारे लोग वेपन्स और डिफेंस के साथ यहाँ पर मौजूद थे। वो एमसी के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा तैयार थे। तो वो उस दरवाजे को खोलकर उस प्लेस पर पहुंच जाता है। सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक जो गैटलिंग गन मतलब की मशीन गन होती है, हमारा एमसी उन सभी का स्वागत करता है और एक ही बार में सभी लोगों को मारने लगता है। वो कहने लगते हैं ये तो गैटलिंग गन है। फायरिंग इतनी ज्यादा स्पीड के साथ हो रही थी, सभी लोग मारे जाने लगते हैं। वो काउंटर अटैक में फाइटिंग तो करते हैं, लेकिन उनकी बुलेट का यहाँ पर कोई भी सामना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गैटलिंग गन के कारण वो शूट करने से पहले ही मारे जाने वाले थे। कुछ लोग यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी एक ग्रेनेड की मदद से उन सभी को यहाँ पर तबाह कर देता है। एमसी कहता है कि हार्डवेयर को यूज करना ये मेरी बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। अगर एक ग्रेनेड काम नहीं आ रहा है तो वो सारे ग्रेनेड को उसको पिक के ऊपर पहुंचा देता है। हम देखते हैं वो पूरी प्लेस ही यहाँ पर तबाह कर देता है और उसे इस सारी चीजों को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जैसे ही वो दोबारा उस प्लेस पर जाकर देखता है सभी लोग मारे जा चुके थे, वो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर एक और बंदा मौजूद था जो अभी मरा नहीं था। वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसकी बुलेट को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, क्योंकि उसका जो सेंसिटिव रेट है वो ओपन था। अगर उसके बलबूते नहीं होता तो वो यहाँ पर मारे जाना भी वाला था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उस बंदे को तुरंत ही मार देता है। जिसके बाद वो ऊपर जाने लगता है। वो छुपते छुपाते जाता है कि वो किसी डेंजर में न पड़ जाए, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं मिला था। वो देखता है पूरे एला पूरे सारे रूम खाली थे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि जो गैम्बलिंग रूम था, जो उनके मेन रूम होते हैं, उनके अंदर भी कोई बंदा मौजूद नहीं था। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे आवाज आने लगती है। वो फोकस रेट की मदद से देखता है कुछ तो आवाज आ रही है। एक खिड़की में से एक ड्रोन था, वो वहाँ पर आ जाता है। ड्रोन ने यहाँ पर एक स्टैंड ग्रेनेड को छोड़ देता है। वो स्टैंड ग्रेनेड तभी फट जाता है और पूरे में लाइट ही लाइट हो जाती है। कैम को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहने लगता है ये तो प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी एक बंदा अचानक से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है लिटिल रेड मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर डैगर गैंग का बॉस होता है, जो लेवल 2 का सुपर ह्यूमन असैसिन है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर बॉरेट किंग ने अपने सील ट्रेड को ओपन करने के कारण उसके अटैक से बच चुका था और उसकी नाइफ के कारण उसके कोई भी अटैक नहीं होता है। तभी जो असैसिन था तुरंत पीछे ही चला जाता है। बॉरेट किंग कहने लगता है तुम मुझसे रेड कह रहे हो, बल्कि रेड की तरह तो तुम्हें यहाँ पर छुपते हुए आ रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे रेड कहने की। वो सोचने लगता है कि मैंने तो एक्सेप्ट किया था जो यहाँ पर बॉस होगा वो 4th फ्लोर पर ही मौजूद होगा, और इस गेम को मैंने इतने अच्छे से खेला है, मुझे सारी चीजें यहाँ पर याद है, वरना ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता था। स्टन ग्रेनेड ने यहाँ पर फटने के बाद वो तुरंत ही अपने जो ट्रेट है सेंसिटिव और फोकस होते हैं उन्हें यहाँ पर बॉस को एम्बुश करने के लिए पूरी तरीके से फुल पोटेंशियल पर यूज करने लगता है, और वो उस डैगर गैंग के अटैक का उसे भी अपने 5 सेंस के जरिए प्रेडिक्ट कर लेता है और तुरंत ही शील्ड को एक्टिवेट करने के कारण वो उसके अटैक से भी बच जाता है। तभी असैसिन कहने लगता है कि तुमने मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, मेरा एम्बुश यहाँ पर फेल हो चुका था। किम कहने लगता है तुम्हें इतनी जल्दी सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मुझे टारगेट करने के लिए रिक्रिएट करने वाले हो, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं किम असैसिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन असैसिन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है वो किम को डॉज करने के बाद उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक स्लो बंदा आखिरकार मुझे कैसे मार पाएगा। किम काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। असैसिन कहने लगता है मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को पकड़ने के तरीके से ही कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पर एक गनर हो, ना कि यहाँ पर स्वॉर्डमैन, और तुम मुझसे स्वॉर्डमैन सबके साथ फाइट करना चाहते हो, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर मजाकिया बात है। बॉरेट किंग सोचने लगता है उसने कहा कि मैं यहाँ पर गनर हूँ, राइट, यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं काफी ज्यादा फायर आर्म को शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए उसे गलतफहमी हो चुकी है कि मैं एक जो मेरा ट्रेट है वो रिफाइंड फोर्स शोल्डर के तरीके से हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो स्वॉर्डमैनशिप को भी काफी ज्यादा अच्छे से यूज करना जानता है। असैसिन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक काफी ज्यादा पेनफुली डेथ देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे हर एक पार्ट को स्लाइस करके यहाँ पर मारने वाला हूँ। और बॉरेट किंग उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, क्योंकि उसने अपने गार्ड को डाउन करके रखा है। वो असैसिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन असैसिन उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो बताता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो, लेकिन किंग फिर से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट तरीके से था। जो उसने कॉम्बो यूज किया था उस कारण से असैसिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वह किम के अटैक को यहाँ पर सक्सेसफुली हैंडल तो कर लेता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी यहाँ पर बॉरेट किंग बताता है कि जब मैं एक बार अपने ट्रेड को स्विच कर लेता हूँ तो मैं नो लॉन्गर यहाँ पर गनर रह जाता हूँ, अब मैं स्वॉर्डमैनशिप को तुम्हें अच्छे से यहाँ पर चलाना सिखाऊंगा। वो बताता है मैं यहाँ पर बॉरेन हूँ, मैं किसी भी तरीके के ट्रेड को यूज कर सकता हूँ। मैं अपने माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप की फर्स्ट स्टाइल को यूज करने के बाद असैसिन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि माउंटेन क्रशर था। उस वजह से हम देखते हैं असैसिन को काफी ज्यादा गहरी इंजरी आ जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, उसके पास इतनी ज्यादा जो ताकत है वो नहीं बची हुई होती है। बॉरेट किंग हंसते हुए कहने लगता है तुमने अपने गार्ड को डाउन कर लिया था, इसी वक्त तुम यहाँ पर हार चुके थे, लेकिन तब भी जो असैसिन था वो एक और बार बॉरेट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि तुम इस तरीके से और इस अटैक से तुम डॉज नहीं कर पाओगे। किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये फाइनली यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो चुका है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पर खून ही खून दिखाया जाता है। जो
असेसिन था वो मारा जा चुका था, लेकिन हमारे जो वॉरियर किंग की हालत भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो पॉइजन वाला डैगर था वो उसे भी गल जाता है। इस कारण से वो कहता है मैंने अपने गार्ड को डाउन रखा, इन दी एंड मैं भी यहाँ पर इंजर्ड हो चुका हूँ और जो पॉइजन है पूरी मोरी बॉडी में यहाँ पर सर्कुलेट होना चालू हो चुकी है। मुझे अपना ट्रेड है उसे स्विच करना होगा। वो अपने ट्रेड को स्विच कर लेता है और अपनी माना की मदद से अपने बाउंड को यहाँ पर थोड़ा रिकवर कर लेता है। वो कहता है कि मैं इसे अभी एंडोर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी बाहर से आवाज आने लगती है, हमें जल्दी ढूंढने की जरूरत है, जो इंट्रूडर है वो भी अभी यहीं पर होना चाहिए। उनके गैंग के जो मेंबर थे वो अभी यहाँ पर वापस आ चुके थे। किम कहने लगता है मेरे पास और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर जो चोय है उसे ढूंढकर बिल्डिंग से निकलना होगा। हम देखते हैं वो एक प्लेस पर हमें दिखाया जाता है जो कि डैगर गैंग का हेडक्वार्टर 5th फ्लोर टॉर्चर रूम होता है। जो डायरेक्टर चोई था उसे कस के रखा गया था, उसके मुंह को भी बांध दिया था। वो कुर्सी को गिराकर अपने कांच की मदद से अपने आप को छुड़ाना चाहता था। तभी यहाँ पर चोई आ जाता, मतलब कि जो किम था वो आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम इनके द्वारा पकड़े कैसे गए। लेकिन किम को देखकर जो डायरेक्टर चोई था वो यहाँ पर कहने लगता है मिस्टर सुपर ह्यूमन, क्या तुम मुझे यहाँ पर इतनी दूर बचाने के लिए आए। वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी जो किम था वो कहने लगता है सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर वापस चलता हूँ। हम देखते हैं जो डायरेक्टर चोई था उसे चलने फिरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसे देखकर किम कहने लगता है ये बास्टर्ड, आखिरकार इसके साथ उन्होंने यहाँ पर क्या किया। तभी वो चोई से कहने लगता है तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाता हूँ। लेकिन इसके लिए डायरेक्टर चोई मना कर देता है। वो कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जो वॉरियर किंग था वो कहता है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर चलना होगा। और इन दी एंड चोई भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है और वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस प्लेस से आने के बाद वो लोग कुछ यहाँ पर बातें करने लगते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर चोई पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर जो नेक्टर है उसके साथ क्या किया। तो वो बताता है यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी जो नेक्टर है उसे यहाँ पर पी लिया है। लेकिन डायरेक्टर चोई चिल्लाने लगता है, वो कहता क्या तुमने यहाँ पर ऑलरेडी नेक्टर को पी लिया है। तो किम कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाता अगर मैं नेक्टर को यहाँ पर नहीं पी पाता। डायरेक्टर चोई यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर टेंस हो जाता है। वो कहने लगता है मुझे बचाने के लिए तुम्हें जो नेक्टर है उसे पीना पड़ा। किम मनी मन सोचता है कि यहाँ पर ये तुम्हारी वजह से नहीं है, अगर मैं तुम्हें बचाता या ना बचाता मैं तो उसे पीने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है जो जोरों जोरों से खटखटा रहा था। चोई कहने लगता है कि जो डैगर गैंग के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हमें क्या यहाँ पर ढूंढ लिया है। और वो किंग से कहने लगता है सर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो डर रहा था यहाँ पर। किम कहने लगता है यहाँ पर लगता है जो कुछ गेस्ट है वो आ चुके हैं, हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट गैंग के मेंबर्स होते हैं उनका बॉस भी यहाँ पर मौजूद था। किम कहने लगता है फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। जो आयरन फिस्ट गैंग का मतलब कि जो बॉस था वो कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पर डैगर गैंग को एनिहिलेट कर लिया था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मुझे लगा ही था कि तुम कोई भी ऑर्डिनरी गाय नहीं हो, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एमसी सोचने लगता है यहाँ पर क्योंकि ये मेरी बारी होने वाली है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो डंजन उसे क्लियर करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो बताता है आयरन फिस्ट गैंग और जो डैगर गैंग होती है वो यहाँ पर राइवल्स थे, जो इस एरिया के जो ओनरशिप है उसे क्लेम करने के लिए, मतलब कि जो स्लम एरिया होता है उसे क्लेम करने के लिए दोनों के बीच फाइट हुआ करती थी। और इस गेम में ट्यूटोरियल यहाँ पर जो क्वेस्ट होता है उन दोनों के बीच में यहाँ पर डैगर गैंग या फिर आयरन फिस्ट गैंग को चूज करना पड़ता है उसे क्लियर करने के लिए। और जो भी यहाँ पर हारा जाता है वो मारा जाता है और जो विनर होता है वो बचा हुआ बंदा विनर हो जाता है। और आयरन मतलब कि जो डैगर गैंग है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आयरन फिस्ट गैंग है वो मुझे ऑफर करेगी, जो रिवॉर्ड होने वाला है वो मुझे मिल जाएगा। आयरन फिस्ट गैंग का जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो किम कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन रनिंग करना मेरा कोई स्टाइल नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे किसी और बारे से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना है जो एरिया पहले डैगर गैंग को कवर किया करती थी तुम उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन आयरन फिस्ट यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। किम बताता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर सोलो खेलना ज्यादा पसंद कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के ऊपर स्टेप करना बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। इसी कारण से हमारा जो लास्ट टाइम का डेप्थ था मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ। आयरन फिस्ट कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऑफर कर रहे हो इसमें मुझे हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ये ओवरवेलमिंग है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा जो डेप्थ था वो उतना ज्यादा नहीं था जितना तुम मुझे यहाँ पर दे रहे हो। तो एमसी कहने लगता है ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सेम पेज पर आ चुके हैं। एमसी कहने लगता है कि जैसा कि तुम स्लम एरिया को यहाँ पर ओन कर सकते हो और वो भी मेरी वजह से, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए और तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मेरी एक विश को यहाँ पर ग्रांट कर सकते हो। आयरन फिस्ट कहने लगता है एक विश, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पहले मुझे यहाँ पर सुनने दो। एमसी सोचने लगता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो तुम्हारे पास मौजूद है और सोल के अंदर हर कोई बंदा इस चीज को यहाँ पर चाहता था। वो बताता है मुझे बस एक यहाँ पर घर चाहिए और ये मेरा समय आ चुका है मुझे एक घर पाने के लिए। आयरन फिस्ट कहता है तुम्हारा कहना है कि तुम्हें एक घर चाहिए। किम कहने लगता है जैसा कि मैं अकेले कम किया करता हूँ और इस हार्श वर्ल्ड में मुझे रियलाइज हो चुका है कि मुझे एक प्रॉपर बेस की जरूरत है। लेकिन तभी वो वेटिंग करने लगता है। वो कहता है मेरा स्टोमो के यहाँ पर फाइट करते हुए इंजर्ड हो चुका था जब मैं डैगर गैंग से फाइट कर रहा था। चोई कहने लगता है क्या वो अभी भी दर्द कर रहा है। जो आयरन फिस्ट का बॉस था वो उन्हें ही देखे जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो मान जाता है। वो कहता है कि बेल तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर जो बास्टर्ड डैगर गैंग के होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये हमारी डील हो चुकी है। किम कहने लगता है ये मुझे अच्छा लगा
कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। आयरन फिस्ट का बॉस कहता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का घर चाहिए, क्या वो लग्जरियस विला होना चाहिए या फिर एक अपार्टमेंट चाहिए। तो किम बताता है कि मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, वो मुझे यहाँ पर एक स्टैंड अलोन हाउस चाहिए जिसकी सिक्योरिटी की गारंटी हो, और जो घर है वो एक साउंड प्रूफिंग के साथ होना चाहिए, और एडिशनली वहाँ पर ट्रेनिंग फैकल्टी भी बेसमेंट में होनी चाहिए। तो वो सोचने लगता है तुम्हें इस तरीके का चाहिए। वो सोचता है, हमारा एमसी सोच रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसा घर मौजूद है और जो मेरे माइंड में है, मुझे वो ही चाहिए, जल्दी से जल्दी कहो। उसके मुंह तो यहाँ पर खराब भी होता जा रहा था। अभी बॉस कहता है यहाँ पर एक घर मौजूद है जैसा कि तुम्हें चाहिए, और वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। वो बताता है कि वो लोकेटेड है आउटस्कर्ट के और स्लिम्स के बाहर मौजूद है, जो कि ब्रिज मतलब की रिज होती है ग्योन योबोंग के, उसके पास मौजूद होती है। उसके एक्सप्रेशन तो बाहर से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मन जो किम था उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वो कहने लगता है जो रिच के पास में जो हाउस लोकेटेड है वो ही मुझे यहाँ पर चाहिए। वो प्लेयर की फर्स्ट चॉइस होने वाली है ऑर्गेनाइज सोल के अंदर, और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो घर में आ जाता है और उसे प्रॉपर घर होने की फीलिंग जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहाँ की एयर थी, वहाँ का मालूम था, उसे सारी चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। घर भी काफी ज्यादा बड़ा था, उसके पास सभी फैसिलिटीज भी मौजूद थी। वो बताता है ऑर्गेनाइज सोल के अंदर ये मेरा पहला घर होने वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऑर्गेनाइज सोल के अंदर मुझे जो हॉस्पिटल बिल देना पड़ा था वो 20 मिलियन बॉल का था, और मुझे पहले नहीं पता था कि मैं इस सिटी के अंदर क्या करने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास अब एक हाउस है, एक प्लेस है जिसके अंदर मैं रह सकता हूँ। ना केवल मेरे पास एक हाउस है, बल्कि जो नंबर 1 सिक्योरिटी के डायरेक्टर है चोई है, उसने यहाँ पर मुझे जो दिया है, उन्होंने मुझे जो राशि दी है, मतलब की जो मनी दी है वो भी काफी ज्यादा है। वो उसे एक ईयर के अंदर भी यहाँ पर खत्म नहीं कर सकता। वो कहने लगता है जो ऑर्गेनाइज सोल्ड है काफी ज्यादा क्रूल है, इसीलिए मुझे छोटी मोटी सक्सेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो बताता है गेम प्लोन का जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ता जाएगा, और जो ओल्ड फादर ऑर्डर है उनका जो विलन होते हैं, विलन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपेयर होते ही सभी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। इसी कारण से मुझे पास कोई भी रीजन नहीं बचता कि मैं इतने ज्यादा घर अच्छा होने के बाद, ट्रेनिंग फैसिलिटीज होने के बाद मैं ट्रेन ना करूं। तो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाता है, और वहां पर जाने के बाद वो देखता है ये अच्छे से साउंड प्रूविंग भी है, और वेपन को लेने के बाद वो वहां पर खोदना चालू कर देता है, और एक ही अटैक में काफी ज्यादा अच्छे से खोल लेता है। वो लगता है कि वो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसी तरीके से मैं जल्द से जल्द इस चीज को फिनिश कर लूंगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, खोदने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मुझे लगा था कि गेम खेलते समय मुझे ये चीज बड़ी ज्यादा जल्दी मिल चुकी थी, लेकिन ये एक्चुअली में काफी ज्यादा डीप है। लेकिन वो हार अभी भी नहीं मानता, फिर से खोदने की कोशिश करता है, और फाइनली वहां से जो वाटर टाइप की चीज है वो निकलने लगती है, जिसे पीने के बाद उसकी बॉडी में कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। वो कहने लगता है मुझे जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा पसंद है, मैं फील कर सकता हूँ जो मेरी बॉडी है वो रियल टाइम में हील होना चालू हो चुकी है। जो माना स्प्रिंग है उसका इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं उसने अपने अंडरग्राउंड में एक स्प्रिंग, जो माना स्प्रिंग है उसे खोद डाला था। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो एचपी को यहाँ पर ड्रॉप हो जाने के बाद भी बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से रिकवर कर सकता है। उस माना के अंदर स्प्रिंग के अंदर रहने के बाद तुम्हारे जो एचपी है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से फिर से बढ़ जाएगी। जो सारे तुम्हारे बॉडी के अंदर की चीजें हैं वो फिर से रिपेयर हो जाएंगी। मतलब कि अगर तुम्हें कोई चोट भी लगी है वो भी वहाँ पर हील हो सकती है। तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी को वो काफी ज्यादा बढ़ा देती है, और इस प्लेस पर तुम जो माना स्प्रिंग जैसी चीज होती है वो फ्री में यूज कर सकते हो इन अनदर वर्ल्ड। जो ज्ञान बियोंग हाउस है वो आयरन फिस्ट गैंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और वो मेरा पहला बेस होने वाला है। वो उसी के अंदर यहाँ पर कुछ देर हील करता है, और वो बताता है कि उसकी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है, और वो अब अपनी स्वॉर्डमैनशिप को ट्रेन करने के लिए चालू हो जाता है। रात का समय हो चुका था। वो कहने लगता है कि यहाँ पर 2 वीक हो चुके हैं मुझे इस रूम के अंदर ट्रेनिंग करते हुए, और उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी थी। वह अपनी ब्लैक फ्लेम को भी यहाँ पर लेवल अप कर चुका था। वो अपने स्वॉर्ड के अंदर माना को भी यूज कर सकता था, और स्वॉर्ड को यूज करने के बाद वो बताता है वो फर्स्ट क्लाइम माउंटेन क्रेशर को बड़ी आसानी से यूज करने लगता है। सेकंड स्टाइल माउंटेन डिवाइडर को भी यूज करने लगता है। साथ ही में वो अब 3rd स्टेज पर पहुंच चुका था, जो कि माउंटेन पियर्सर था, और वो अब माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप को अपनी फ्लेम ब्लैक फ्लेम के साथ भी यूज कर सकता है। और इसके साथ साथ वो हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा जो रेट होते हैं वो भी मिलने लगते हैं, जैसे कि स्मैशिंग स्ट्राइक, सिंगल पॉइंट, फायर रेजिस्टेंस, मेडिटेशन, माना स्टेबलाइजेशन। बहुत ज्यादा जो उसके ट्रेट हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। जो ट्रेनिंग थी उसकी कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर और कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा था। वो कहने लगता है माना कल्टीवेशन टेक्निक मैं उसे ट्रेनिंग के द्वारा ऑब्टेन नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे यहाँ पर जो नेक्टर है उसे रिफाइन करने की जरूरत थी, और मुझे उसके लिए लेवल 3 पर पहुंचना होगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं लेवल 2 पर हूँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने जो माना है अपनी बॉडी के अंदर जो डिवाइन नेक्टर का बचा हुआ है उसे उसका कुछ करना होगा। उसे फुल्ली एब्जॉर्ब करने के बाद मैं जहाँ तक लेवल 3 पर पहुंच जाऊंगा, और जिसके बाद मैं माना कल्टीवेशन टेक्निक को भी यूज करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये इतना ज्यादा इजी नहीं है उस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, और अगर मैं उसे यहाँ पर पैसे से तोलूं तो ये कम से कम 10 ऑफ बिलियन वर्थ का होने वाला है, और रियलिटी में उसे पे करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो उसे याद आने लगता है एक वेयर हाउस के पास उस चीज को परचेज करने के लिए जब वो पहले गया था। फायर आर्म्स उसने यहाँ पर परचेज किए थे, उसने माना कल्टीवेशन टेक्निक को भी यहाँ पर परचेज किया था, जो कि उसने इस चीज को गेम के अंदर महसूस किया था, और उसे लगता है कि वो ही प्रोबेबली एक बंदा होने वाला है जिसने माना कल्टीवेशन टेक्निक जो कि एक हिडन एंटिक शॉप के अंदर मौजूद थी उसे यूज किया है। जिसके बाद वो उस प्लेस पर जाने के बारे में सोच
सोचने लगता है और वो बोलता है ये टाइम हो चुका है लेवल अप करने का। वो उस एंटिक शॉप पर पहुंच जाता है लेकिन वो बंद थी। वो उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो कहने लगती है ना केवल ये डोर लॉक है बल्कि इसे माना के द्वारा सील भी किया गया है जिससे कोई भी इस चीज के अंदर एंटर ना कर सके। उसके पास लिखा हुआ था ये जब तक इस चीज मतलब की जो प्लेस है उसकी जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक जो एंटिक शॉप है वो बंद ही रहने वाली है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता कि जो वर्किंग ओवर है उसके अंदर ये जो एंटिक शॉप है वो बंद कैसे हो सकती है। साथ ही में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। जो प्लेस है मार्केट प्लेस होती है वो काफी ज्यादा चेयरफुल प्लेस थी। वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता था लेकिन अब वो पूरी तरीके से सुनसान और जो दुकानें थी वो तहस महस होकर रखी थी। उसे समझ नहीं आता आर्कनाइन सोल वर्ल्ड के अंदर आखिरकार ये क्या डिफरेंट चल रहा है जो उसे नहीं पता। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था। एमसी वहीं पर पहुंच जाता है और कहने लगता है आखिरकार जो मार्केट की सिचुएशन है वो इन दोनों कैसे चल रही है। वो बंदा एमसी को देखते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर मेरी हालत को देखकर नहीं बता सकते कि मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ और जो ठग्स हैं वो दिन रात यहाँ पर फाइट करते रहते हैं। आखिरकार यहाँ पर कौन कस्टमर आने वाला है। एमसी कहने लगता है ठग्स मुझे तो लगा था कि जो टेरिटरी है वो आयरन फिस्ट गैंग के यहाँ पर अंडर में आती है। तो वो बंदा इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है आयरन फिस्ट गैंग माय फुट। जब से जो टाइगर गैंग है उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। सभी प्रकार की जो गैंग्स हैं वो आपस में ही फाइट कर रही हैं। हर दिन वो लड़ाई करते रहते हैं। जो आयरन फिस्ट गैंग है, पॉइजन गैंग है और जो नेक्ड गैंग है वो तीनों आपस में ही भिड़ते रहते हैं। एमसी कहने लगता है कि आखिरकार जो गैंगस्टर हैं वो एक साथ फाइट कैसे कर रहे हैं। उसे तभी याद आने लगता है कि ओरिजिनल गेम स्टोरी के अंदर आयरन फिस्ट गैंग जो होती है वो एक टाइगर गैंग को डिस्ट्रॉय करती है खुल के बलबूते पर। इस वजह से जो ओनरशिप होती है टेरिटरी की वो उसे क्लेम कर लेते हैं जो कि उन्हीं की होने वाली थी। जिस कारण से जो सनडाउन मार्केट प्लेस होती है वो नेचुरली उनके अंडर में आ जाती है। लेकिन इस बार जो टाइगर गैंग है उसे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस कारण से जो सारे मार्केट प्लेस के अंदर बैटलफील्ड है वो सभी गैंगों के बीच में होने लगी है इस चीज को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर आवाज आने लगती है। जो शॉपकीपर था वो कहने लगता है ये लोग फिर से यहाँ पर परेशान करने के लिए आ चुके हैं। एमसी कहने लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए और उन ठग को देखना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एक प्लेस पर कुछ लोग होते हैं जो एक बंदे को मार रहे होते हैं। जो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारी ये पॉइजन गैंग की टेरिटरी होने वाली है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और हमें बताते हैं जो बंदे होते हैं वो आयरन फिस्ट गैंग के बंदे होते हैं। और जो सामने बंदी थी मतलब एक लड़की होती है वो स्नेक गैंग की लीडर होती है। वो उस बंदे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम जहाँ अपने बिल से आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ। हमें बताते हैं स्टील कोऑपरेशन मतलब की जो लेडी होती है वो स्नेक गैंग की नहीं बल्कि पॉइजन गैंग की बंदी होती है और इसकी लेवल 2 सुपर ह्यूमन बताई जाती है। हम देखते हैं सामने वाला बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो इनको गालियां दे रहा था। तभी वहां पर जो नेक्ड गैंग होती है उनकी भी एंट्री हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार हमारी जो टेरिटरी है उनमें कौन यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं जो पॉइजन गैंग की लड़की होती है वो कहने लगता है सेठ जो पार्वर्ट है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो नेक्ड गैंग का बंदा होता है वो भी लेवल 2 का सुपर ह्यूमन होता है और वो कहने लगता है ये जो एरिया आता है वो मेरी टेरिटरी के अंदर आता है। हम देखते हैं तीनों गैंग अपनी टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे होते हैं जो कि इस प्लेस को सभी लोग अपनी टेरिटरी बनाने के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर हमारा एमसी आ जाता है। वो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या मैच चल रहा है और जो फिक्स्ड गैंग का बंदा होता है वो पहचान जाता है कि यही वो बंदा है जिसने टाइगर गैंग को अकेले ही वाइप आउट कर दिया था। एमसी उसे खड़ा करता है और कहता है अपना यहाँ पर काम करो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम बताते हैं आगे एमसी कहने लगता है कि तुम ठग यहाँ पर आपस में ही लड़ना बंद कर दो और यहाँ पर जल्दी से आकर गैदर हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट गैंग का बंदा होता है वो उसे टोंट मारने से रोक रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो एमसी जो होता है वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस बात से जो पॉइजन गैंग की मतलब की लेडी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे मेरे ऊपर चिल्लाने की। एमसी सोचने लगता है ये दोनों जो बंदे हैं वो लेवल 2 के सुपर ह्यूमन है। अगर मैंने यहाँ पर फाइट की मैं इनसे जीत जाऊंगा लेकिन यहाँ पर जो अननेसेसरी डैमेज हो जाएगा इन मर्चेंट के बीच में वो काफी ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बताता है कि मुझे सबसे पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे शो करने की जरूरत है। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर एक मूव को क्रिएट करने लगता है जिसे वो दोनों ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं ये तो माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप है। साथ ही में इसके पास जो डिवाइन फीवर है वो भी मौजूद है। आखिरकार कैसे हो सकता है। जो नेक्ड गैंग का बंदा था वो कहने लगता है कि तुम ही वो बंदे हो जिसने जो टाइगर गैंग है उसे एनिहिलेट कर दिया था वो भी अकेले के दम पर। तो एमसी बताने लगता है यस ये सही बात है और अगर मैं इस बार जो जेनरस हो रहा हूँ अगर तुम मेरी बात को सुनोगे तो मैं एक ऐसा ऑफर करूंगा जिसे तुम में से कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो बताता है कि जो फाइट है उसे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हमें 1-on-1 फाइट करनी चाहिए और जो विनर होगा वो इस प्लेस को कंट्रोल करने वाला है। इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो। ये काफी ज्यादा फेयर कंडीशन है, तुम लोग भी इसके लिए मान जाना चाहिए। जो पॉइजन गैंग की लीडर होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर पागल लगती हूँ कि हम लोग यहाँ पर वॉरियर क्लास के बंदे से 1-on-1 फाइट कैसे कर सकते हैं। लेकिन एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग उसी चीज में कॉम्पीट करने वाले हैं जिस चीज में तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो। जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो लोग इसके लिए मान भी जाते हैं। हम देखते हैं उसकी सबसे पहले जो पार्वट है उसके साथ फाइट होने वाली थी। एमसी कहने लगता है तुम्हारी जो स्पेशलिटी है वो माइंड कंट्रोल है, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। और अगर मैं इस चीज को रजिस्टर कर लूंगा तो मैं जीत जाने वाला हूँ। लेकिन जो पार्वट था वो एक गंदी स्माइल दे रहा था और हंसते ही जा रहा था। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा होनर की बात है कि इतना हैंडसम मैन जो है हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है हमारा एमसी के हमें इस कॉम्पिटिशन की कोई भी जरूरत
जरूरत नहीं, अगर तुम हमारे जो रिलीजन है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो ये सभी कुछ तुम्हारा हो जाने वाला है। लेकिन एमसी कहता है डिस्कस्टिंग, मैं तुम्हारे ऑर्डर को कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। और साथ में बताता है आगे हम देखते हैं जो पार्वट होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं जो मेंटल अटैक था वो हमारे एमसी के ऊपर होने लगता है। वो बताता है ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर घुटने टेकना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही जो नेक्ट वाला बंदा होता है उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, क्योंकि हमारा जो एमसी होता है उसके पास डिवाइन रेजिस्टेंस नाम का ट्रेड होता है, जिस वजह से वो हर टाइप के मेंटल अटैक को भी झेल सकता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हम देखते हैं एक जो गैंग थी वो हार चुकी थी और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जो पॉइजन गैंग की बारी होती है वो आने वाली थी। जो लड़की थी वो कहने लगती है तुम इतने ज्यादा बुरी भी नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें पहले एक चीज बताने दो, जो पॉइजन गैंग होती है वो डिफरेंट लेवल पर उन फॉरवर्ड गैंग के मुताबिक। हमसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन एक बार हम जो अपनी फाइट है उससे स्टार्ट करेंगे, मुझे सब कुछ चलने वाला है। तुम्हारी जो स्पेशलिटी है वो पॉइजन की होने वाली है, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? तुम अपने जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है वो मुझे दो, मैं उसे यहाँ पर ड्रिंक करने वाली हूँ। तो वो लड़की भी मान जाती है और कहती है कि अगर तुम मरने के लिए इतने ज्यादा यहाँ पर उतावले हो रहे हो तो मुझे इस चीज को तुम्हें पूरा कर देना चाहिए। जो आयरन फिस्ट गैंग का बंदा होता है वो एमसी को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है इनके जो पॉइजन होते हैं वो एक ही बार में तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन एमसी कहता है कि मैं अपने पावर जो है उसमें भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जो लेडी थी उसे पॉइजन दे देती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर अगर मरना ही है तो तुम इसे जल्दी से पूलो। एमसी भी उसे देखकर कहने लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लेकिन उसकी जो स्मेल थी वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे पी लेता है और पीने के बाद ही उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा पेन करने लगती है। वो तुरंत ही घुटनों पर आ जाता है और पूरी बॉडी में एक ही बार में उसके जो पॉइजन था वो फैलने लगता है। वो बताता है कि मुझे जो ब्लड है वो काफी ज्यादा बॉयल होने लगा है और जो पॉइजन गैंग की लेडी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर तुरंत ही इसका असर हो गया, तुम्हारी पूरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो जाने वाली है और तुम जल्दी मुझसे यहाँ पर अपनी लाइफ की भीख मांगने वाले हो, और अगर तुम अच्छे से भीख मांगने वाले हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ भी सकती हूँ। लेकिन हमारा एमसी को यहाँ पर फोकस करने लगता है, वो अपने रेड्स जो होते हैं उन्हें सभी यहाँ पर पॉइजन रेजिस्टेंस के लिए इक्विप कर लेता है, अपनी बॉडी को हील करने लगता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी से धीरे धीरे जो पॉइजन का इफेक्ट था वो जाने लगता है। वो उन सारी चीजों पॉइजन को कंट्रोल करने के बाद हम देखते हैं सारा पॉइजन अपने हैंड के ऊपर ले आता है। उसकी आंखें इस कारण से काफी ज्यादा लाल होती जा रही थी। जो लेडी थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि जो अपनी सारी एनर्जी है उसे उसके आर्म पर यूज कर रहा है और इस वजह से हम देखते हैं हमारे एमसी को जो रेजिस्टेंस का रेट होता है वो भी मिल जाता है, जो कि उसे हर एक प्रकार के जो पॉइजन है उन्हें रजिस्ट करने में मदद करने वाला है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से अपने हाथ के ऊपर कट लगा देता है, जिस वजह से जो अपनी एनर्जी के कारण वो सारे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट गैंग का बंदा था और जो लेडी थी वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, उनको ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन एमसी कहता है जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा बैड है यहाँ पर टेस्ट करता था, लेकिन मैं जीत चुका हूँ और अब मेरी बारी होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस लेडी के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी एक उंगली को पकड़कर तोड़ देता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है। हम देखते हैं उसने उसकी उंगली को यहाँ पर उसके हाथ से ही बाहर निकाल दिया था। जो लेडी थी वो चिल्लाने लगती है तुम्हें क्या पता है कि अगर इस तरीके से मेरे साथ कुछ करने के लिए तुम्हें क्या चुकाना पड़ेगा? तो एमसी कहने लगता है कि जो लूजर टॉक है उन्हें यहाँ पर बंद कर दो और तुम यहाँ पर मैच को हार चुकी हो, ये टेरिटरी हमारी होने वाली है और तुम यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग भी वहां पर चले जाते हैं। जो आयरन फिस्ट गैंग के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा एमसी भी खुश लग रहा था। वो सोचने लगता है जो विक्ट्री थी वो ऑलरेडी यहाँ पर सर्टेन थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर जो मर्चेंट था उन्हें देखने लगता है और जो मर्चेंट से वो बात करने लगते हैं। जो आयरन फिस्ट गैंग है वो यहाँ पर जीत चुकी है और सभी लोग यहाँ पर यही बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग हमें कितना ज्यादा हैरेस करने वाले हैं। तो एमसी जो होता है वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुम इस चीज को एडमिट करते हो कि जो सारी चीजें हैं वो मैंने अचीव की है? तो बंदा कहता है ऑफकोर्स सर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सारी चीज तुमने ने की है। तो बताता है कि तुम्हें एक जो आयरन फिस्ट गैंग है उसे अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए, जो मार्केट प्लेस है। वो बंदा कहने लगता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो बताता है जो प्रोटेक्शन पीस होती है मार्केट की वो आधी हो जाने वाली है, जो कि डैगर गैंग पहले यूज किया करता था। वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इस कारण से हमारा जो रेवेन्यू है वो तो बिल्कुल ना के बराबर होने वाला है। तो एमसी उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि तुमसे मुझसे जवान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंदा कहता है नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बॉस हो, मैं यहाँ पर सब चीज को समझ चुका हूँ। आगे हम उसी एंटिक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर पिछली बार एमसी गया था, लेकिन वो उसे बंद मिलती है। शॉप के अंदर जाते ही जो शॉपकीपर मतलब कि ओनर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बताता है मैंने बाकी मर्चेंट से तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नाम सुना है कि तुम सिंडाउन मार्केट प्लेस में तुमने एक हीरो का काम किया है। लेकिन एमसी शर्मा जाता है और कहता है नहीं, ये चीजें तो मुझे करनी थी, इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद जो पर्सन था वो बताता है कि मेरी जो हालत थी वो इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मेरा एक हाथ भी टूट गया था, इस कारण से मुझे शॉप को बंद करना पड़ा था। लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्यूगिंग ट्रीटमेंट है उसे ले लिया है। ये जो थेरेपिस्ट था उसका बहुत बहुत शुक्रिया, इस कारण से मुझे ज्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। लेकिन एमसी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर जो क्यूगोंग थेरेपिस्ट होता है वो कैसे हो सकता है। जो ओनर था वो बताता है हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करा सकता हूँ। लेकिन एमसी मना कर देता है और बताता है कि सबसे पहले मुझे कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें खरीदने की जरूरत है। तो ओनर बताता है कि हाँ हमारे पास सभी चीज मौजूद है सिवाय उसके जो तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहिए। एमसी बताता है इनकी जो क्वालिटीज है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे वो चीज की जरूरत है जो यहाँ पर नीचे मौजूद है। ऐसी चीज को देखने के बाद जो ओनर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता
जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता। एमसी बताता है कि मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं। जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर किसी का जाना मना होता है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेजर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। एमसी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बताता है यहाँ पर सब चीज मौजूद है जो मुझे चाहिए और इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो चीज है जिसके लिए मैं आया हूँ, जो कि एंशिएंट गॉड का एक कल्टीवेशन टेक्निक होती है जो इस हॉर्न के अंदर सील है और ये किसी को भी नहीं पता। ये काफी ज्यादा मेरे लिए एक जैकपॉट आइटम होने वाला है। वो बताता है इसके साथ मेरी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो सिक्योर हो चुकी है। इसके बाद मुझे यहाँ पर जो हर चीज यूजफुल है उसे ले लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कुछ चीजों को देख लेता है। ओनर बताता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छा आई है क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिनमें 5 कलर डायमंड होता है, मैजिकल ग्लव्स होते हैं, मैजिक ग्लासेस होते हैं और साथ में जो एंशिएंट गॉड का हॉर्न पेन होता है वो भी मौजूद होता है। वो बताता है ये सारे ही जो आइटम है वो काफी ज्यादा रेयर हैं और इनकी जो टोटल वैल्यू होने वाली है वो 2 बिलियन होने वाली है। और इस प्राइस को सुनने के बाद हमारे एमसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर 2 बिलियन कहा, लेकिन वो बताता है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर स्ट्रेंजर के लिए होने वाला है, लेकिन हम लोगों ने जैसे डिमांड की थी कि हम तुम्हें 80% का डिस्काउंट देने वाले हैं, जो प्राइस है वो यहाँ पर 500 मिलियन होने वाला है। एमसी कहता है कि तुमने तो मुझे अपने जोक के कारण हरा ही दिया था और वो अपने 500 मिलियन को दे देता है। वो बताता है 80% डिस्काउंट जो एनपीसी के साथ अपनी फेवरेबिलिटी को बढ़ाना काफी ज्यादा स्वीट होता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी डीलों से मिल चुकी है। जिसके बाद उसे प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि सुपर ह्यूमन क्लास का होगा और वो इस सील को यहाँ पर अनलॉक कर सकता है जिसकी उसे जरूरत है और ऑफ कोर्स उसे पता है इसके लिए उसके किसके पास जाना है। जिसके बाद वो यहाँ पर हम बताते हैं ओनर से कहने लगता है बाय द वे क्या तुम मुझे यहाँ पर वो थेरेपिस्ट है जो उसके बारे में तुमने पहले कहा था उसका एड्रेस दे सकते हो। और ऐसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एमसी एक प्लेस पर पहुंच जाता है। वो दरवाजे को ठकठका के देखता है और कान लगाकर भी सुनता है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी आवाज नहीं आती। लेकिन तभी कोई दरवाजा खोल देता है। वो बताता है इतनी मॉर्निंग में तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक सफेद बालों वाला और पेल से चले वाला एक बंदा होता है। हमसे उसे पहचान जाता है। वो बताता है मैं इसी चीज को तो देख रहा था, मतलब कि ढूंढ रहा होता हूँ। वो बताता है कि यहाँ पर ये आफ्टरनून हो चुका है, ना कि ये अर्ली मॉर्निंग है। लेकिन वो बंदा कहता है ये मेरे लिए है, तुम्हें यहाँ पर इसे क्या करना। तो हमसे बताने लगता है बेल यहाँ पर मैंने सुना है कि तुम्हारा जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। उस चीज को सुनने के बाद जो बंदा होता है वो बताता है ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर कस्टमर हो, पहले बताना था ना। मुझे लगा कि जो गैंगस्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसका जो चेहरा था वो तुरंत ही खिल उठता है और वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही वो बताने लगता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारी जो इंजरी है वो कहाँ पर मौजूद है मुझे बता दो। एमसी वहाँ पर देखता है कि एक स्टेचू लगी होती है। वो पहचान जाता है ये वही होने वाली है जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ। वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर बेड पर लेट जाओ। लेकिन एमसी बताने लगता है बेल ऑनेस्टली मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ। उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन एमसी अपने बैग में से यहाँ पर एक चीज को निकालता है जो कि हॉर्न होता है और मतलब कि उस बंदे को बताता है। बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो एमसी बताता है कि मैं इसे अनसील कराने के लिए आया हूँ। लेकिन वो बंदा शॉक्ड था और कहता है एक अनसील आइटम, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, ना कि होली सील को मैं कैसे खोल सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए टेंपल में रिक्वेस्ट करना होगा। एमसी बताता है नहीं, क्योंकि उस जैसी प्लेस पर जाना हाई डिमांड में होता है और वो काफी ज्यादा प्राइस को भी डिमांड कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर एक डर लगा रहता है कि वो इस आइटम को भी छीन सकते हैं। और वो एक पैसे से भरा हुआ बैग यहाँ पर उस बंदे को दे देता है। बताता है कि अगर तुम इसे अनसील कर देते हो तो मैं तुम्हें 100 मिलियन बॉन्ड भी यहाँ पर देने वाला हूँ। और वो उसका नाम प्रीस्ट किम बताता है। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बताता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। एमसी बताता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर और भी चीजें पता है। और नरेटर में बताने लगता है जो प्रीस्ट किम होता है वो थर्ड ट्यूटोरियल कैरेक्टर होता है आर्कनाइन सोल के अंदर, जिसकी क्लास प्रीस्ट होती है और वो एक फॉरगॉटन गॉड का रिलीजन को यहाँ पर फॉलो कर रहा होता है, जो कि गॉड है यहाँ पर 3000 साल पहले ही मर चुका है। और वही अकेला एक इनोसेंट कैरेक्टर है जो कि पूरे एंटायर गेम के अंदर मौजूद है और इसने इनोसेंस की जो सारी हदें हैं उन्हें पार कर रखी हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा जो प्रीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर इविल तरीके के प्रीस्ट होते हैं, जैसे कि होली मैडम हो चुकी है और जो गॉड फादर ऑर्डर के सभी बंदे जितने भी प्रीस्ट होते हैं और साथ ही में जो नेक्ट गैंग का बंदा था वो भी एक प्रीस्ट कैरेक्टर ही था। और इन अदर एंड उसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा यूजलेस मतलब कि यूजफुल पर्सन पड़ चुका है। एमसी काफी ज्यादा यहाँ पर स्माइल दे रहा था। तो सामने वाला बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पर कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ लेकिन एक प्रीस्ट हूँ। तो एमसी बताता है मैं इस चीज को सीक्रेट रखने वाला हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो सो प्लीज तुम्हें यहाँ पर इसे अनसील कर सकते हो। तो वो बंदा कहने लगता है मैं इसे कर तो सकता हूँ लेकिन ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं होने वाला, लेकिन वो उसे ट्राई करने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं वो अपनी पावर को उसके अंदर डालने लगता है जो होली पावर थी और वो काम करने लगती है, लेकिन इसके कारण उसे काफी ज्यादा पावर को अपनी यूज करना पड़ रहा था। और कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं जो हॉर्न होता है वो उसे बड़ी आसानी से यहाँ पर अनसील कर देता है। जिसके बाद हमें बताते हैं जो आइटम होता है वो हॉर्पिन होता है एंशिएंट गॉड का, जिसके जरिए तुम्हें यहाँ पर एक कल्टीवेशन टेक्निक को अचीव कर सकते हो। हमें बताते हैं जो दोनों ही बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एमसी बहुत ही ज्यादा खुश था। वो बताता है एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने सोचा था, जो स्किल थी उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है और तुम्हारी जो पावर है होली प्रीस्ट के मुताबिक वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और बताता है होली क्रैप ये तो माना कल्टीवेशन टेक्निक होने वाली है। तो एमसी बताता है तुम सही कह रहे हो और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं बस उस हॉर्न को यहाँ पर बजाने लगता है, जिस वजह से उसे यहाँ पर पूरी बॉडी में कुछ महसूस होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो माना टेक्निक होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में जो माना था वो एक बेस्ट के तरीके से काम करने लगती है। और उसे सिस्टम बताता है कि तुमने जो कल्टीवेशन
एक्टिवेशन टेक्निक है उसे एक्योर कर लिया है। एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बताता है इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। हम देखते हैं जो प्रीस्ट था वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, वो बताता है ये मेरे परिवार है वॉरियर क्लास को जो सुपर ह्यूमन होते हैं उन्हें माना कल्टीवेशन को यूज करते हुए देखकर एमसी बोलने लगता है बेल ये काफी ज्यादा कॉमन साइड तो नहीं है लेकिन ये तुमने सही कहा। तो आगे प्रीस्ट कहने लगता है इसको यूज करने के बाद तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके होगे, तुम यहाँ पर सो सकते हो और जितना चाहे रेस्ट भी कर सकते हो। तो हमारा एमसी भी ऐसा ही करता है क्योंकि उसे इसके ऊपर भरोसा था, ये काफी ज्यादा इनोसेंट बन रहा है और इसे इस चीज के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो तुरंत ही यहाँ पर सो जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एमसी की आंखें खुल जाती हैं और उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो देखता है साइड में जो पैसों का बैग पड़ा था उसके ऊपर जो प्रेस्ट होता है वो गैसोलीन डालने लगता है और तुरंत ही यहाँ पर अपने लाइटर को जलाकर वो बताता है ओ फॉरगॉटन गॉड यहाँ पर मेरी जो ऑफरिंग है उसे एक्सेप्ट करो और फाइनली जो रिजरेक्ट है वो यहाँ पर हो जाओ। हम देखते हैं वो उस पैसे को जलाने वाला था और गॉड के लिए ऑफरिंग करने वाला था, लेकिन हमारा एमसी कहता है बहुत दयाल क्या ये पागल हो चुका है और अभी ये मेरे सामने क्यों हो रहा है। वो तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और आखिरकार तुम पैसों को अपनी ऑफरिंग के तौर पर बर्न करने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तो जो प्रीस्ट था वो बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर गॉड को ऑफर करने के लिए पैसों को बर्न करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर मनी को यहाँ पर ऑफरिंग के तौर पर देते हो। तो प्रीस्ट की मुझे बताता है बिकॉज हमारे जो गॉड है वो ओनली यहाँ पर कैश को लाइक करते हैं और यही एक रास्ता है जो डिविनिटी पावर है उसे अर्न करने के लिए। एमसी बताता है आई गेस ये अभी भी वो समय है जो अभी इन चीजों को यहाँ पर बिलीव करता है, लेकिन इस चीज को सुनने के बाद प्रीस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बताता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब। तो एमसी सोचने लगता है जो गॉड को प्रीस्ट यहाँ पर अपने वर्शिप करता है वो 3000 साल पहले ही मर चुका है। इवन इन द बैक जो गेम था उसके जो रिलीजियन हेल्ड होते हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं होती जब तक कि जो यहाँ पर किम होता है वो गॉड को रिवाइव नहीं कर देता। इवन सो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ पर उस गॉड को प्रॉपर्ली कभी भी सर्व किया होगा। वो बताने लगता है कि वैसे अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी जो मेथड है वो गलत है, तुम्हें यहाँ पर मनी को बर्न नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर तुम्हें गोल्ड को वेपोराइज कर देना चाहिए। वो बताने लगता है जो प्रीस्ट होता है गोल्ड यहाँ पर तुमने कहा ये काफी ज्यादा हेट्रिक लग रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एमसी बताता है कि तुमने इससे पहले कभी ट्राई किया है। तो वो बताता है यहाँ पर बकवास करना बंद कर दो, हमारा जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा पहले एस्टेब्लिश हुआ था और उन्होंने यहाँ पर शुरुआती से इसी प्रैक्टिस को मतलब मेथड को प्रैक्टिस करते आए हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं। तभी एमसी कहता है लेकिन इसी के कारण तो तुम्हारे जो गॉड है वो अभी तक रिजेक्ट नहीं हुए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हारी मेथड है वो गलत है। लेकिन इस चीज से यहाँ पर प्रीस्ट को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एमसी बताता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो होता है गोल्ड को बर्न करना, लेकिन मेरे पास इसके लिए जो अनदर मैटर है वो मौजूद है। वो प्रीस्ट किम था वो कहने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एमसी बताता है कि यहाँ पर कि जैसा कि तुमने माना कल्टीवेशन के लिए मेरी मदद की है तो इस बार मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो गैस स्टोव के ऊपर रखकर गोल्ड को यहाँ पर पिघला देते हैं। वो नहीं पता कि कैसे पिघला देते हैं, लेकिन प्रीस्ट उसे इन सारी चीजों को करने से अभी भी मना कर रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम्हें ट्रस्ट करने की जरूरत है, अगर तुम एक बार इस गोल्ड को ड्रिंक कर लेते हो तुम्हारी डिवाइन पावर यहाँ पर इंक्रीज हो जाने वाली है। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर फोकस करना होगा और तुम्हारे गॉड को रिस्पॉन्ड करने में मदद करना होगा और वो एक ग्लास में पूरे गोल्ड को जो वेपोराइज करने के बाद उसे पीने के लिए दे देता है। वो बताता है इससे मुझे कुछ तो नहीं होने वाला। एमसी उसे हंसते हुए देख रहा था और जो प्रीस्ट था उसे पी जाता है और हम देखते हैं तुरंत ही उसकी बॉडी में जो डिवाइन पावर थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ने लगती है। आगे एमसी कहने लगता है कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर, क्या तुम्हें अपनी पावर को महसूस कर पा रहे हो। तो जो प्रीस्ट था वो कहने लगता है होली क्रैप यहाँ तो ये सच बात है, ये जो तुम्हारी मेथड है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे अब जो मिलियंस ऑफ बोन्स होते हैं उन्हें बर्न नहीं करना पड़ेगा। एमसी कहने लगता है कि इस कारण से तुम्हारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट होने वाली है अगर तुम इस मेथड को यूज करने वाले हो। प्रीस्ट भी इस कारण से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हें इतनी ज्यादा जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कैसे पे करने वाला हूँ, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आ जाता है और एक वो पेंडेंट को एमसी को देने लगता है। वो बताता है ये नेकलेस तो उसे याद आने लगता है ये होली आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पर क्योर करने में मदद कर सकता है और इस वजह से उसे एक ट्रेड भी मिल जाने वाला है। तो प्रीस्ट बताता है मुझे यहाँ पर बिलीव है जो गॉड है वो इस बात से काफी ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं। तो एमसी कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे इसको ऑफर कर रहे हो तो मैं भी यहाँ पर रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो मनी में सोच रहा था कि आखिरकार इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज को कौन मना कर सकता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा होते जा रहा है। और अगर मैं इस बारे में सोचूं जो प्रीस्ट किम है उसका ऑर्डर जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट को देने वाला है। वो बताता है प्रीस्ट से कहने लगता है क्या तुम्हें इस बारे में कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं भी तुम्हारे जो गॉड है उसे यहाँ पर थोड़ी प्रे कर लूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस जरिए से रिपे करना चाहता हूँ, लेकिन वो मन में सोच रहा था जो प्रीस्ट है वो अब मेरा हो जाने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एक वीक था वो निकल चुका था, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गोल्ड को यहाँ पर बर्न करने के बाद बोतल्स ऑफ लिक्विड बना लिया था। उन सारे लिक्विड्स को यहाँ पर वो प्रीस्ट को पिलाते जा रहा था। प्रीस्ट कहता है अब मुझसे और भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी एंटायर बॉडी अब गोल्ड में टर्न होने वाली है। लेकिन एमसी बहुत ही ज्यादा बॉटल्स को रखे हुए था। वो कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा पीने की जरूरत है, लेकिन जो प्रीस्ट था वो कहने लगता है अगर मैं इसे और भी ज्यादा कंज्यूम करने वाला हूँ तो मैं माइनर पॉइजनिंग का शिकार भी बन सकता हूँ। आखिरकार मैं इतने मतलब कि कम समय में जो मेरा माना है उसे रैपिडली यहाँ पर बूस्ट नहीं करना, अदरवाइज मुझे माइनर पॉइजनिंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर और बहुत ही सर्व होने वाली है। लेकिन एमसी उसे देख रहा था और कहने लगता है कौन और तुम्हें यहाँ पर होने वाली है, ये तो गलतफहमी है। वो बताता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला और तुम्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए
क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा पीना है। प्रीस्ट कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर डीमन हो, लेकिन एमसी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके मुंह में यहाँ पर बोटल्स को डालने लगता है और मनी में सोचता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्यूटोरियल टॉप कैरेक्टर जो होते हैं हर एक के पास अपने एक यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रीस्ट किम के पास एक ट्रेट होता है जिस कारण से वो माना पॉइजनिंग में की जो स्टेट होती है उसमें कभी भी नहीं जा सकता, भले ही उसकी जो ग्रोथ है कितनी ही ज्यादा फास्ट क्यों ना हो। और इसी वजह से जो प्रीस्ट किम की जो ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा रैपिड होती है। हम देखते हैं वो सारी बोतल को यहाँ पर खत्म कर देता है और जो प्रीस्ट की बॉडी थी वो फिर से ग्लो करने लगती है और जो कि इस बार काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। प्रीस्ट कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो लेवल 3 के बिशप पर पहुंच जाता है। वो बताने लगता है मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अब लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ, एक लेवल जहाँ पर मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पहुंच सकता हूँ और अब मैं एक अपोजल बनने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। एमसी कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर गॉड के अपोजल बनने के लिए पूरी तरीके से काबिल हो चुके हो। लेकिन प्रीस्ट कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो चीजें हैं उन्हें अचीव करने की जरूरत है क्योंकि मैं उन्हें काफी ज्यादा लैक कर रहा हूँ। लेकिन एमसी बताता है तुम्हारे पास इनफ जो डिवाइन एक्सपीरियंस है वो मौजूद है, मैंने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर जो अपोजल है वो बन सकते हो। जिसके बाद एमसी बताने लगता है एनीवे जैसा कि तुम लेवल 3 पर आ चुके हो तुम्हें एक जो रीजनेबल असेंबली है उसे कन्वे की जरूरत है और जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियली बिशप का जो टाइटल है उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन वो बताने लगता है जो प्रीस्ट होता है मुझे करने की जरूरत है, लेकिन मेरी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा फास्ट थी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे जो स्टेप है उसे कभी भी यहाँ पर नहीं भूल सकता। लेकिन एमसी कहने लगता है नहीं मुझे बस जो पीपल है उनकी मदद करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो मनी में सोच रहा था कि तुम इस चीज को भूलने के बारे में कभी सोचना भी नहीं क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर एक ट्रेजर टाइप के होने वाले हो। और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ही समय में आर्क बिशप भी बन सकते हो, जिसके बाद यहाँ पर तुम अपने जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है तुम्हारे ऑर्डर के अंदर मौजूद है स्टोरेज के, वो तुम मेरे लिए लेकर आने वाले हो। तभी जो प्रीस्ट होता है वो बताने लगता है बाय द वे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम उसे पूरा करोगे प्लीज। मैं यहाँ पर तो एमसी कहने लगता है आखिरकार क्या है तुम मुझे बता सकते हो। प्रीस्ट बताता है मैं यहाँ पर जो असेंबली है रीजनेबल असेंबली उसे कन्वे करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसे काफी ज्यादा उस चीज से डर भी लगता है क्योंकि मैं अकेले जाने वाला हूँ। तो क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाते हो जब तक कि जो मीटिंग है वो एंड नहीं हो जाती, क्योंकि वहाँ पर और भी जो बिशप्स हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो एमसी होता है वो इसके लिए मान जाता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और मनी मन वो सोच रहा था कि जैसे कि मैंने इसकी जो ग्रोथ रेट है उसे खत्म कर दिया है, जिसके बाद जो कुष्ट लाइन है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। अगले ही दिन वो एक टेंपल पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि जो चर्च होती है वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे प्रीस्ट भी वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो किम की ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो बताते हैं तुमने अच्छा काम किया और जो प्रीस्ट था वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा पिटफुल साइड है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि बिशप होता है। वो अपने गार्ड को भी यहाँ पर लेकर आया था जो कि ऑर्डर का बिशप होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें आखिरकार जो रीजनेबल असेंबली है उसे ऑर्गेनाइज करने की परमिशन किसने दी। तो प्रीस्ट किम बोलने लगता है बेल जो हर एक प्रीस्ट होता है उसके पास राइट होता है कि वो असेंबली को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो जो बिशप होता है वो बताने लगता है ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई करता है जो ऑर्डिनरी प्रीस्ट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्टोरी है जब ये यहाँ पर जो अपोजल है उनके साथ डीलिंग की बात आ जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं अपोस्टेट का क्या मतलब होता है। तभी हम देखते हैं जो बिशप तो वो बताने लगता है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ 3 महीने ही लगे हैं, उससे ज्यादा कम समय में तुम सीधे लेवल 3 के लेवल पर पहुंच चुके हो। आखिरकार यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं हो सकता कि तुमने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपनी ग्रोथ को यहाँ पर इतनी फास्ट कर लिया होगा। लेकिन जो प्रीस्ट था उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। जो प्रीस्ट था तुरंत ही उसे कैप्चर करने के लिए अपने गार्ड को भेज देता है, लेकिन तभी एमसी उनके सामने आ जाता है। वो बताने लगते हैं जो गार्ड्स थे ठीक है आखिरकार कौन हो और हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई। तो एमसी बताने लगता है बेल मैं यहाँ पर इसका बॉडीगार्ड हूँ। सब कहने लगता है ये हमारे ऑर्डर का बिजनेस है, आउटसाइडर जो है उन्हें बीच में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन एमसी कहता है जैसे कि मैंने कहा मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, मैं कोई भी आउटसाइडर नहीं हुआ। तुम्हारा जो लॉजिक है ओल्ड मैन वो कितना ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो चुका है। लेकिन प्रीस्ट जो था वो उससे से चिल्लाने लगता है। जो प्रीस्ट किम था वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था मैंने यहाँ पर जो गोल्ड है उसे कंज्यूम किया है, इस वजह से यहाँ पर मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा जल्दी बढ़ पा रही है। लेकिन इस चीज को कोई भी नहीं मान पा रहा था और जो प्रीस्ट था वो गुस्से में आकर अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो बताता कि मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हें क्लीन करने वाला हूँ और अपने गॉड को ऑफर करने वाला हूँ। वो एक बहुत ही ज्यादा फायर मैजिक को यूज करता है और प्रीस्ट के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। सभी लोगों को लगने लगता है कि प्रीस्ट किम का तो अब काम खत्म हो चुका है, लेकिन एमसी ने अपने माना शील्ड की मदद से उनके अटैक को रोक लिया था। वो बताता है कि तुम इस तरीके के जो अटैक है बिना वार्निंग के आखिरकार कैसे कर सकते हो। जो बिशप था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बताता है कि तुम मेरे मैजिक को ब्लॉक कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर जो पावर है वो उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर श्योर हो कि तुम जो अपोजल कैंडिडेट है उसे इस तरीके से अटैक करना चाहते हो। लेकिन बिशप कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरीके की नॉनसेंस की बात कर रहे हो, वो एक अपोजल कैसे हो सकता है। प्रीस्ट भी उससे कहने लगता मिस्टर ह्यूमन मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार तुम मुझे एक कैंडिडेट क्यों बुला रहे हो। तभी हम देखते हैं जो एमसी था अपने पास एक गोल्ड तरीके के पिल को लेता है। वो बताता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस तुम्हें इसे खाने की जरूरत है और अपने गॉड से प्रे करने की जरूरत है। प्रीस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं उसकी जो बॉडी थी उनमें से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बिशप कहता है ये तो यहाँ पर अपोजल के आने का और उसे अवेगन करने का यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त है, लेकिन आखिरकार कैसे हो सकता है। एमसी कोने लगता है कि आखिर
आखिरकार इसे जरा देखो कितना ज्यादा सरप्राइज लग रहा है। एक रीजन है आखिरकार कि क्यों मैंने यहाँ पर जो पृष्ठ है उसे कल अपोजल नहीं बनाया था। वो बताता है कि मैं इस ओल्ड मैन को देखना चाहता था कि आखिरकार जो इसे अपने इनकॉन्फिडेंट पे कैसे विश्वास होता है। वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो एक हेटेड विलन होता है उसमें से ये भी यहाँ पर शामिल है, जो कि प्रीस्ट किम से काफी ज्यादा जला करता था। और इस कारण से गेम के अंदर मुझे इसे बाद में चल के काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और इस कारण से मुझे अभी यहाँ पर इसे खत्म कर देना, जिससे फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़ने वाली। हम देखते हैं जो प्रीस्ट किम होता है वो सक्सेसफुली एक अपोजल बन जाता है, जो कि अपने गॉड की बातों को यहाँ पर सुन पा रहा था। वो कहता है माय लॉर्ड, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। एमसी कहने लगता है जैसा कि अपोजल यहाँ पर आ चुका है और ये यहाँ पर बैप्टाइज्म करने का एक टाइम आ चुका है कि मुझे तुम्हें लेसन दिखाना होगा कि आखिरकार जो बैप्टाइज्म होती है वो किस तरीके से होती है। सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं। आगे एमसी कहता है प्रिस्ट से, जरा मुझे तुम्हारे गॉड से एक चीज यहाँ पर पूछने दो। प्रिस्ट कहने लगता है क्या तुम पूछना चाहते हो। वो बताता है आखिरकार मैं उस बास्टर्ड को कैसे पनिश करने वाला हूँ जिसने अपने फेलो बिशप को जेलिसी के कारण असैसिनेट कर दिया, साथ ही में अपने सन को फ्रेम करने की कोशिश की। सब ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता। तभी प्रिस्ट किम कहने लगता है कि जो गॉड है उनका कहना है कि तुम उसे मार सकते हो। हम देखते हैं एमसी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बिशप के ऊपर कर लेता है और कहता है जैसा कि यहाँ पर जो टाइट है उन्होंने ऑर्डर दिया है, मैं उसे रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। बिशप की हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं एमसी उसे मार देता है। सभी लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो शांत हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कोई कुछ कह पा रहा था। एमसी काफी ज्यादा खुश होता है। वो बताता है कि फ्यूचर में जो ट्रेवल क्रिएट करने वाला था मैंने उसे अभी ही मार दिया, जो विलन है वो खत्म हो चुका है। वो काफी ज्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं जो प्रिस्ट किम होता है वो बताता है बट स्टिल जो हमारा बिशप मतलब कि वो बंदा था वो हमारा अभी भी बिशप मौजूद था। एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पिटी होने की उसके ऊपर कोई भी जरूरत नहीं, वो इस चीजों को डिजर्व करता था। आखिरकार तुम्हारे गॉड ने तुम्हें आगे क्या करने के लिए कहा है। वो पूछने लगता है। वो बताता है कि गॉड ने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें एक रीजन जो कि लेविएंट होता है वहां पर जाकर तुम्हें अपने ऑर्डर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, और वहां पर जाने के बाद तुम्हें उन्हें गोल्ड को भी ऑफर करना होगा। एमसी कहने लगता है देखो जरा, मैंने तुमसे कहा था कि जो गोल्ड है वो राइट चॉइस होने वाली है, तो तुम्हें वहां पर जाकर अपने इन्फ्लुएंस है उसे और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। प्रिस्ट किम सोचने लगता है कि मैंने इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो सारी चीजें सच थी। और वही मन में एमसी सोचने लगता है कि जिस कारण से तुम बाद में मुझे काफी ज्यादा अच्छे से रिपे करने वाले हो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया है। प्रिस्ट यहाँ पर कहने लगता है मिस्टर बोरियर, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हें इन सारी चीजों के लिए कैसे रिपे करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मैं अपनी स्टोरेज में से कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। एमसी कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन मनी में सोच रहा था यही तुम्हें यहाँ पर चाहता था। हम देखते हैं रात हो जाती है और हमें एक स्टेचू दिखाई जाती है और एक स्वॉर्ड थी। वो दोनों ही चीज हमारे एमसी को मिल चुकी थी एक रिवॉर्ड के रूप में। वो बताता है जो रिवॉर्ड है जो प्रिस्ट ने दिया है वो काफी ज्यादा अच्छे मौजूद है। वो बताता है दोनों ही काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, और वो स्वॉर्ड को लेकर काफी ज्यादा उसे गले लगा लेता है। वो बताता है फाइनली ये मेरी पहली होली रैंक की स्वॉर्ड होने वाली है जिसकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ बोन भी हो सकती है, जो मुझे आसानी से मिल चुकी है। वो बताता है यहाँ पर इसके बावजूद मेरे पास एक जो स्टेचू मौजूद है जो एक डिवाइन स्टेचू सेंचुरी है, वो जिस जगह पर भी लोकेट होती है वो वहां पर एक सेंचुरी टाइप के एक एरिया को कवर करती है, जो कि पूरे एरिया ओनर के बिल के हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। इसी कारण से उसे आगे के जो इंट्रूडर्स होते हैं जो उसके घर में घुस आते हैं या फिर किसी असैसिनेशन का कोई भी डर नहीं होने वाला। और इन अदर वर्ड वो अपनी पूरी ताकत के साथ अब अपने घर पर ही बिना किसी चिंता के प्रैक्टिस कर सकता है। और वो कहता है अब मुझे ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो अपने उसी फाउंटेन ऑफ लाइफ में यहाँ पर चला जाता है, लेकिन वो भी उसकी बॉडी को इतनी ज्यादा जल्दी से हील नहीं कर पा रहा था। वो बताता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर लिया, क्योंकि जो माना स्प्रिंग है उसकी हील करने में कोई भी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी खुशी थी। वो बताता है कि उसके पास प्लानिटी ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने के लिए बचा है, क्योंकि कल्टीवेशन टेक्निक के कारण और माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप के कारण वो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। साथ ही वो बताता है कि वो फील कर सकता है उसका जो माना और स्किल प्रोफिशिएंसी होती है वो दोनों ही काफी ज्यादा गैप के साथ इंक्रीज हो चुकी हैं, और ये टाइम आ चुका है जब मुझे हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है उसे चेक करना चाहिए। वो फोन को उठाता है और कॉल करने लगता है, जो कि डायरेक्टर था। डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। वो बताता है कि तुमने बहुत टाइम के बाद यहाँ पर मुझे याद किया है। एमसी बताने लगता है डायरेक्टर, हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और मैंने सोचा कि मुझे अपनी बॉडी को कुछ हिलाने डुलाने की जरूरत है और अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करने की जरूरत है, तो क्या तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर कहने लगता है बेल, हमारे पास कुछ ट्रबलसम रिक्वेस्ट तो मौजूद है। क्या तुम्हें यहाँ पर लास्ट टाइम में जो फर्स्ट लैंडफॉल हुआ था वो याद था। एमसी कहने लगता है ऑफ कोर्स, आखिरकार मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं भूलने वाला। वो मन में सोचता है कि वो मेरा पहला प्लेस था जहाँ मैंने जो ऑर्गेनाइज सोल के रियलिटी थी वो अच्छे तरीके से समझ ली थी। तभी जो डायरेक्टर था बताता है कि जो एंटायर टीम थी जो क्लीन अप करने के लिए गई थी वो पूरी तरीके से म्यूटेटेड हो जाती है, जो कि 6 लोग थे और 6 ही लोग म्यूटेटेड हो चुके हैं। एमसी कहता है कि यहाँ पर उन
लोगों को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। वो रिवॉर्ड के बारे में पूछने लगता है तो डायरेक्टर बताता है खैर जो रिवॉर्ड है काफी ज्यादा लिटिल एक्सटिंग ही है। इसमें लिखा हुआ होता है 100 मिलियन लेवल 1 के म्यूटेंट को मिलने वाले हैं, 300 मिलियन लेवल 3 के म्यूटेंट को मिलने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने एक आर्टिफैक्ट को भी यहाँ पर ऑफर किया है जो कि R9 राइफल होती है, लेकिन उसके पास एक कर्स भी मौजूद होता है जो यूजर को डिबफ में डाल देती है। MC उसे सोचकर कहने लगता है आखिरकार किस तरीके का जो डिबफ है उसमें अटैच्ड है। तो वो जो डायरेक्टर होता है वो बताता है कि ये तुम्हारे रिलेटेड है क्योंकि जो R9 राइफल होती है उसे ओल्ड फादर ऑर्डर के द्वारा यूज किया गया है। MC सोचने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी रिक्वेस्ट है और मैं इसे कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो बताता है जो R9 राइफल होती है ओल्ड फादर ऑर्डर के द्वारा यूज की गई है, इस कारण से जो ब्लैक फ्लेम है डिबफ है वो यूजर के ऊपर लग जाता है, लेकिन मैं ऑलरेडी उस चीज को ओवरकम कर चुका हूँ। वो बताता है ऑलराइट मैं इसे यहाँ पर पूरा करने के लिए तैयार हूँ और वो वहां पर जाने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं जो स्टेडियम था पूरा कंटामिनेटेड माना से ओवरवेल्म हो रहा था। वहां पर बहुत ही ज्यादा जो माना होता है वो रिलीज हो रहा था। MC अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंच चुका था। उसने बहुत ज्यादा वेपन्स भी लेके रखे थे। वहां पर पहुंचते ही वो कहने लगता है यहाँ पर तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, इसे क्लीन नहीं किया, लेकिन इतना ज्यादा जो कंटामिनेटेड है वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर से लग रही है। वो बताता है कि मैं कुछ देख भी नहीं सकता, इसी कारण से वो अपने सेंसिटिव और फोकस स्ट्रेस को एम्बुश से बचने के लिए यूज करने लगता है। तभी उसे कुछ स्मोक के अंदर एक शैडो टाइप की दिखाई देती है जो उसके आजू बाजू घूम रही थी। वो बताता है डैम जो मॉन्स्टर्स थे वो मेरी नॉइज के कारण यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी मल्टीपल डायरेक्शन से। मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है और मुझे नहीं पता कि वो किस साइड से अटैक करने वाले हैं। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर देखते हैं अचानक से अटैक कर देता है जो कि उड़ भी पा रहा था। उसे अचानक से सामने देखकर MC यहाँ पर तुरंत ही उसके ऊपर फायर करने लगता है और चिल्लाने लगता है मेरे ऊपर एम्बुश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं जो बुलेट्स थी वो मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार चली जाती हैं, लेकिन मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन MC अभी भी यहाँ पर उसके ऊपर गोलियों की बौछार करते जा रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। जो उसके विंग्स थे वो बुलेट प्रूफ होते हैं और जो बीस्ट था वो फिर से लौट कर यहाँ पर MC के पास आ जाता है। MC के पास कोई भी चारा नहीं था, वो पहले उसके अटैक को डॉज करता है। वो बताता है होली शिट, अगर मैंने अपने जो ट्रेट है उन्हें चेंज नहीं किया होता तो ये अटैक मुझे यहाँ पर बीच में से फाड़ कर रखने वाला था। उसकी जो फ्लाइंग एनिमल मतलब कि फ्लाइंग एनिमी साथ ही में उसके जो विंग्स हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। मैं काफी ज्यादा डिसएडवांटेज पर मौजूद हूँ। अगर ऐसी बात है तो उसे यहाँ पर एक ही बार में इस चीज को खत्म करना होगा। वो अपने एम को लगाने लगता है। वो बताता है उसे बस एक सटीक शॉट की जरूरत है जो एक ही बार में उसके सिर पर जाकर लग सके और वो ऐसा ही करता है। हम देखते हैं वो ईस्ट के जो सिर होता है उसके ऊपर एक गोली मारता है जिस वजह से वो मारा जाता है, लेकिन वो मरते हुए उड़ रहा था। इसी कारण से उसकी जो बॉडी होती है वो सीधे ही आकर MC के ऊपर गिर जाती है। लेकिन हम देखते हैं उसे यहाँ पर ब्लड को उसके सिर पर लगने के कारण उसे एक जो एमिंग का ट्रेट होता है वो भी मिल जाता है। MC कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर हासिल कर लिया जो कि एक हाई टियर शूटिंग ट्रेट मौजूद है और इस कारण से मुझे यहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। MC तुरंत ही खड़ा उठ जाता है। वो बताता है डैम जो म्यूटेटेड है वो यहाँ पर आ रहा है और उनका नॉइस कुछ ज्यादा ही लग रहा है और मैं एक साथ उन्हें यहाँ पर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है बेट एक्चुअली मैं यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और हंसने लगता है। हम देखते हैं तभी वो अपने यहाँ पर स्टील्स के जो सारे ट्रेट होते हैं उन्हें एक ही बार में इक्विप कर लेता है और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से गायब कर लेता है। तभी जो बीस्ट होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं जो काफी ज्यादा यहाँ पर मड टाइप के लग रहे थे और उन्होंने देखकर MC जो था वो खुश हो जाता है और बताता है हेयर क्यूटीज अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वो ग्रेनेड को निकाल कर बहुत सारे ग्रेनेड उनके ऊपर फेंक देता है और बताता है कि तुम लोग एक ही प्लेस पर गैदर हो चुके हो जिस कारण से मैं तुम्हें एक ही बार में पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं वहां पर धमाके होने लगते हैं। MC को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता, अपनी गन से उन सभी के ऊपर फिर से फायर करने लगता है। सभी जो मॉन्स्टर्स थे वो मारे जाते हैं। MC बाहर आ जाता है और कहता है कि इस तरीके की जो ट्रिक्स होती हैं उन्हें यूज करना काफी ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तभी कुछ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे जिन्होंने उसे घेर लिया था। वो बताने लगते हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी नॉइज नहीं किया जब जो मेरे पास आ चुके थे, मैंने इन्हें बिल्कुल भी फील नहीं किया कि ये इतने ज्यादा पास मेरे कैसे आ चुके हैं। लेकिन जो बंदे हैं वो बिल्कुल म्यूटेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो स्पेक्टर्स होते हैं नेकोमेंसर की स्किल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं उनके समान दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो क्वांटिटी है वो कुछ ज्यादा ही मौजूद है। तभी हम देखते हैं एक जो मॉन्स्टर था उसके गले पे एक डिवाइस लगा होता है, उसमें से आवाज आने लगती है। वो खांसते हुए कहता है मिस्टर सुपर ह्यूमन हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। MC काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताने लगता है कि जो एक स्पेक्टर है वो एक एक्चुअली में बात कर सकता है। MC जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस स्पीकर पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि कोई बंदा मुझसे स्पीकर के द्वारा बात कर रहा है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर जो है वो मस्ट यहाँ पर नेकोमेंसर होने वाला है जो इन स्पेक्टेटर्स को कंट्रोल कर सकता है और इन्हें क्रिएट कर सकता है। तो जो सामने वाला बंदा नेकोमेंसर था वो बताने लगता है मुझे पहले तुमसे एक चीज पूछने दो, आखिरकार तुम
मेरी टेरिटरी पे इतना ज्यादा उद्यम करने के बारे में कैसे सोच रहे हो। एमसी कहने लगता है व्हाट, आखिरकार ये तुम्हारी टेरिटरी कैसे हो सकती है। और वो मन में सोचने लगता है आखिरकार कौन बंदा कंटामिनेटेड फैसिलिटी को अपनी टेरिटरी कह सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है, इस चीज को सिचुएशन को समझने के बाद मुझे एक चीज याद आ रही है कि जो जोनेटर एसोसिएशन होती है ऑन द सरफेस वो काफी ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जो कि कंटामिनेटेड एरिया को क्लीन अप करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन बट रियलिटी वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विलनस ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे आर्केनाइन सोल के अंदर उन्होंने क्लीन अप का काम जो चुना था कंटामिनेटेड माना को क्लीन अप करने के लिए, वो तो बस एक कवर था अपने असली काम को करने के लिए। उनका जो ट्रू नेचर होता है उन्होंने वो सभी प्रकार के जो गंदे काम होते हैं उनको कर रखा था। उनका जो पावर का एक्सपेंड था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। वो हर तरीके के गंदे काम को और भी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। जो इंसिडेंट था वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर किया गया है। वो बताता है उन्होंने यहाँ पर इस सिचुएशन को क्रिएट किया जहाँ पर वो गवर्नमेंट को कोई भी रास्ता ना छोड़ सके, बल्कि इनकी मदद के लिए वो काफी ज्यादा हैवीली फीस चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस जो कंटामिनेटेड माना को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और इस तरीके से जो अच्छे भी बने रह सकते हैं और साथ ही में बहुत ही ज्यादा पैसों को भी ऐड सकते हैं। तो जो सामने वाला बंदा बताता है वो बताता है हमें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हें एक सजेशन देने दो। अगर तुम हमारे जो जोनेटर एसोसिएशन है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो। तो एमसी कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जो टेरर अटैक्स करने वाली जो लैंडफिल्स की ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसे ज्वाइन कर लूं। लेकिन वो सामने वाला बंदा कहता है मैं सीरियस हूँ, तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से तुम टॉप रैंक को हासिल कर सकते हो पूरे एसोसिएशन के अंदर। लेकिन एमसी उसे मिडिल फिंगर बताते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। वैसे भी तुम्हारा जो जोनेटर एसोसिएशन का नेम है वो ही मुझे सूट नहीं करता और ना ही वो मेरे टेस्ट के मुताबिक है, और ये बिल्कुल कूल भी नहीं है। मैं तुम लोगों को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।